Right. Bismillahirrahmanirrahim. पिछली क्लास में वी टॉक्ड अबाउट द थ्री डोमेन एंड उसकी जो फाइव किंगडम की क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है, उसमें से हमने ये देखा था कि वो तीन डोमेन्स कौन से थे। सबसे पहले डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड द डोमेन यूकेरिया। डोमेन यूकेरिया के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनकी टिपिकल यूकैरियोटिक फीचर्स होंगी। डोमेन बैक्टीरिया के अंदर टिपिकल प्रोकैरियोटिक फीचर्स, एंड डोमेन आर्किया के अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थी जो हमने याद रखी थी। एंड उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट, आउट ऑफ द फाइव किंगडम्स वी टॉक अबाउट टू किंगडम्स। सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द प्रोकैरियोटिक किंगडम, एंड फिर उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट द प्रोटोक्टिस्टा का किंगडम। बिफोर मूविंग ऑन, लेट मी आस्क यू दिस। जो एनिमल्स, या सॉरी नॉट एनिमल्स, जो ऑर्गेनिजम्स डोमेन आर्किया में होते हैं एंड जो डोमेन बैक्टीरिया में होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स किस किंगडम में जाते हैं? प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटोक्टिस्टा, प्रोकैरियोट्स, फंगाई। Prokaryotes? Prokaryotes, बिल्कुल सही. So all of the organisms जो कि even though they are in different domains, domain bacteria and domain archaea, they still are part of the same kingdom, and that is the kingdom of prokaryotes. And again, जैसे कि हमने बात की थी, for every kingdom, or what are we going to do? We're going to talk about their cellular organization. सेल की उनके अंदर जो फीचर्स होती हैं, सेल वॉल होती है या नहीं होती, अगर तो होती है तो किससे बनी हुई होती है, how do they feed on substances, मतलब mode of nutrition, can they move or not, how do they divide, and some examples. So let's move on to the third kingdom, and that is the kingdom of fungi. अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो फंगाई होते हैं, एज इन ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो फंगाई के किंगडम के अंदर आते हैं, दे आर मेजॉरिटी में मल्टी सेलुलर। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन ये है कि एक तरीके का फंगाई की कैटेगरी ऐसी है जिसमें अगर उसमें ऑर्गेनिजम्स कैटेगराइज हो तो वो यूनिसेलुलर होता है। दैट कैटेगरी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड यीस्ट। हैव यू एवर heard about this? Yes. राइट, यीस्ट होता है ना वो, जब पिज्जा बन रहा होता है या कार्बन डाइऑक्साइड की जो पूरा प्रोसेस था, बबल्स फॉर्म होना वगैरह वगैरह, ऑल ऑफ दिस प्रोसेस हैपेंस इन द यीस्ट। यीस्ट इज अ कैटेगरी ऑफ द फंगाई का किंगडम, मतलब फंगाई के किंगडम में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, उसमें से एक कैटेगरी है यीस्ट की। जो जो ऑर्गेनिजम्स यीस्ट वाली कैटेगरी के अंदर आएंगे वो होंगे यूनिसेलुलर। लेकिन व्हाट अबाउट ऑल ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फंगाई बट दे आर नॉट यीस्ट, देन दे आर मल्टीसेलुलर। एंड मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही हैं कि मतलब फंगाई में होते हैं और यीस्ट में नहीं होते, तो मतलब वो मल्टीसेलुलर है। लेकिन अगर फंगाई में और यीस्ट दोनों में वो पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, देन आर दे मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर? Could you repeat the question? If the organisms are found in fungi, and then if we zoom in, they are also found in yeast. So are they unicellular or multicellular? Unicellular? यूनिसेलुलर, बिल्कुल सही। तो ये हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर सेल के अंदर की फीचर्स। सबसे पहले दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि फंगाई होते हैं, राइट, उनके सेल्स के अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। अगेन, व्हाट डू वी मीन बाय ट्रू न्यूक्लियस? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब इट इज अ न्यूक्लियस सराउंडेड by a double membrane. Yeah, you could say a nucleus surrounded by a nuclear envelope. Why do we use the word envelope? क्योंकि दो membranes है, right? So because there are two membranes, we just say them together in the form of envelope. So you could say envelope or you could just say double membrane. इसे कहते हैं true nucleus. अच्छा, point number two. Along with having a true nucleus, they also have membrane bound organelles. For example, ribosomes. Another example, mitochondria. Another example, vacuole. Could you tell me what's the name of the membrane which is of the vacuole? You should know this from AS. मतलब अगर एक vacuole है, that's a membrane bound organelle. इस membrane का नाम क्या होता है? The tonoplast, I think.
The tonoplast. Very good. The tonoplast. So the tonoplast is the name of the vacuole का जो membrane है. फिर mitochondria के double membrane को we just call it the mitochondrial envelope. Nucleus के double membrane को we just call it the nuclear envelope. There is no specific name for that. जैसे कि vacuole के लिए है. Right. So they have a true nucleus. They have membrane bound organelles. The type of ribosomes that they have are ATS, meaning it's not 70S, it's ATS ribosomes. And what does S mean? S refers to Swedberg units. Now, you don't need to remember this. This is not part of your syllabus, but this is just for reference. S का मतलब होता है Swedberg units. हम क्या करते हैं कि हम राइबोसोम्स को एक हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग में स्पिन करवा देते हैं. So what is a centrifuge? So think of a mixer in the kitchen. That mixer just mixes things up by just moving them really, really fast. That's the centrifuge. Centrifuge भी यही करता है कि it just mixes stuff really, really fast by just moving them in a circle. अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि सारे राइबोसोम्स को एक सेंट्रीफ्यूज में मिक्स कर देते हैं एंड देन बिकॉज डिफरेंट राइबोसोम्स हैव डिफरेंट मासेस wouldn't they take different times to settle to the bottom of the centrifuge? Yeah, they will. They will. जो ribosomes take a greater amount of time उनको हमने नाम दे दिया ATS and those which take a lesser amount of time उनको हमने नाम दे दिया 70S. So S stands for Swedberg units. And this is not in A2. This may come as a question as a multiple choice question AS में. So that's the difference between ATS and 70S ribosomes. Okay, now let's talk about the cell wall. फंगाई में जस्ट रिमेंबर दिस एज अ ट्रिक या बैक्टीरिया में मतलब प्रोकैरियोटिक किंगडम में और प्लांट्स में और फंगाई में एंड प्रोटोक्टिस में इन चारों किंगडम्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होता है एनिमल्स के अंदर एंड सम एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस उनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट प्लांट्स में व्हाट्स द सेल वॉल मेड ऑफ Cellulose, ओके प्रोकैरियोट्स में व्हाट्स द सेल वॉल मेड ऑफ peptidoglycan, I think. बिल्कुल सही समटाइम्स मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन समटाइम्स नॉट राइट जो ऑर्गेनिजम्स डोमेन आर्किया से आ रहे हैं उनमें सेल वॉल का कंटेंट पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है लेकिन जो डोमेन बैक्टीरिया से आ रहे हैं उनमें होता है इन फंगाई द सेल वॉल इज मेड ऑफ समथिंग कॉल्ड काइटिन काइटिन की स्पेलिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट CHITIN काइटिन दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर फंगाई की एक और फीचर ये है कि इट इज हेट्रोट्रोफिक हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये है कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते दूसरे उनका खाना बना के उनको देते एंड देयर इज वन मोर थिंग फंगाई कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज saprophytic nutrition saprophytic nutrition any idea what does the word saprophytic mean मतलब कि हमें हेट्रोट्रॉफिक पता है ऑटोट्रॉफिक पता है सैप्रोफिटिक क्या होता है Feeding on the dead, I think. परफेक्ट बिल्कुल सही सैप्रोफिटिक का मतलब होता है फीडिंग ऑन डेड सेल्स और फीडिंग ऑन दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर ऑलरेडी डेड फंगाई यही करता है इट्स हेटरोट्रॉफिक बट you could also call it saprophytic nutrition so what it does is it's not like the other organisms जो हम देखते हैं जैसे कि animals what do they take in the food फिर उसके बाद प्रोटोक्टिस वो क्या करते हैं they also take in the food फॉर फंगाई इट्स द ऑपोजिट फंगाई क्या करते हैं कि वो केमिकल्स और एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जब वो केमिकल्स और एंजाइम्स को रिलीज करेंगे तो ये एंजाइम्स जाएंगे उस डेड सेल्स के अंदर उस डेड सेल्स को कैटेलाइज करेंगे उसको ब्रेक डाउन करेंगे एंड फिर ब्रेक डाउन होने के बाद जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे फंगाई फिर उन पे फीड करता है सो फॉर एग्जांपल if you have this fungi right here and then you have a dead cell right here अब फंगाई के पास माउथ तो नहीं है ना जैसे कि एनिमल्स के पास होता है दैट कैन जस्ट इंजेस्ट यूजिंग द माउथ ऐसे तो नहीं होता फंगाई क्या करेगा कि इट विल secrete enzymes now what these enzymes do is they travel over to the dead cell and they break down this dead cell into the most basic unit which is carbohydrates proteins and fats basically nutrients में convert कर देगा ये enzymes
इस डेड सेल को, ताकि अब जब न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस हो जाए तो इन न्यूट्रिएंट्स को फीड कर सके ये फंगाई। डज दैट मेक सेंस? Yeah, it does. ओके, तो जब फंगाई एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, नाउ डज इट सिक्रीट द एंजाइम विद इन इटसेल्फ, एज इन विद इन द फंगाई इटसेल्फ, और आउटसाइड ऑफ द फंगाई? Outside? आउटसाइड, इसीलिए इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मोड ऑफ डाइजेशन। रिमेंबर इन एएस यू लर्नड अबाउट लाइसोसोम्स। Yes. तो लाइसोसोम्स किसमें होते थे? फैगोसिटिक सेल्स के अंदर होते थे। तो फैगोसिटिक सेल्स क्या करते थे कि वो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते थे, wherein they used to physically, like literally engulf the cell, and once they do that, the lysosomes inside of the cell would release enzymes। तो यहाँ पे enzymes तो रिलीज हो रहे हैं, लेकिन सेल के अंदर ही। इसे कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यहाँ पे बिकॉज द फंगा इज रिलीजिंग एंजाइम्स आउट ऑफ इटसेल्फ, इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर। Right, so just to summarize, fungi are multicellular, yeast is unicellular. Fungi have a true nucleus, membrane bound organelles, ATS ribosomes, linear DNA with histone proteins. They have a cell wall, but it's made of chitin. They are heterotrophic and saprophytic nutrition से feed करते हैं. Fungi are not able to move. They are immotile. Number five, reproduction कैसे करते हैं? There is no binary fission, there is no mitosis, there is no meiosis. They reproduce using a different method. You don't need to learn this method, you just need to know the name. वो ये है कि they reproduce via production of spores. If you need to know something extra about it, you just need to know कि spores basically वो parts होती हैं जो कि इसके leaf, not leaf, इसके जो outer structure के अंडर साइड पे फाउंड होते हैं। So for example, if you have this entire fungi right here, अब इस सेल के जो नीचे वाला हिस्सा है, the underside, right? The bottom part, उसमें होते हैं spores. And the spores is what they reproduce with the help of. Kuch examples, you already know one of the examples, which is yeast. Just remember one example, that should be enough. So, any confusion from fungi? No, it's clear. Okay. So this is an example of fungi. You don't need to remember all of this. It's not really important. Acha, let's just quickly read these through okay, we could just revise it again. Most fungi are multicellular except yeast. This is not important. Even this, yeah. Fungi have cell walls which is made of chitin. All fungi are heterotrophic, which means they derive their energy by using organic compounds synthesized by other organisms. Dead cell के अंदर से जो nutrients निकलेंगे, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को फंगाई यूज करके अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगा। सो फंगाई आर इमोटाइल बिकॉज दे कैन नॉट मूव। एंड व्हाई? बिकॉज उनमें कोई फ्लैजुलम नहीं होता, कोई सिलिया नहीं होता। फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स में फ्लैजुलम होता है तो वो मूव कर पाते हैं। एनिमल्स में लेग्स होते हैं तो वो मूव कर पाते हैं। फंगाई में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सो दे आर इमोटाइल। Now, they also reproduce by means of spores and they have an extracellular mode of digestion. So, ये कैसे काम करता है? They secrete enzymes into the external medium and जब वो break down कर देता है उस dead cells को, उसमें से nutrients निकल जाते हैं. So, they absorb the digested food material. Now, let's talk about plants. Plants का kingdom. Remember in the last class, I was saying कि if you use the word plante, it's going to be a bit better. And you really should try to do that. Matlab, instead of plants, just try to use the word planting. Animals ki jagah, you can try to use the word animalia. It doesn't really matter, but it would just be a better option. Okay, you should know most of these features. So let's try multiple choice. Are plantae ke andar organisms multicellular or unicellular? Multicellular? बिल्कुल सही। प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, क्या उन सेल्स के अंदर लीनियर डीएनए होता है, कम्प्लेक्स विथ हिस्टोन प्रोटीन्स, या सर्कुलर डीएनए होता है? Linear DNA and complex with histone proteins? बिल्कुल सही। अच्छा, क्या प्लांट्स के अंदर एटीएस राइबोसोम्स होते हैं या 70s होते हैं या दोनों होते हैं? Dono? दोनों बिल्कुल सही, बिकॉज इन द प्लांट्स का जो साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म है, वहां पे एटीएस होंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के अंदर बिकॉज ऑफ द इंडोसिम्बाइन थ्योरी वी हैव द 70s राइबोसोम्स। दैट्स इट राइट, एक एक क्लोरोप्लास्ट में 70s होते हैं। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इस वक्त।
Yes. Yeah, that was the Indo-Symbiont theory, right? Yeah, I just got it mixed up for a second. Okay. अच्छा, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल किस सब्सटेंस से बना हुआ होता है? Cellulose. And is cellulose a polypeptide, a polynucleotide, or a polysaccharide? Polysaccharide. पॉलीसैकेराइड बिल्कुल सही। अच्छा, प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, आर दे सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप और इज द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियोइड रीजन? In by they are surrounded by a nuclear envelope. बिल्कुल सही। आर द अदर ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड? They are membrane bound. बिल्कुल। एंड व्हाट आर द थ्री ऑर्गेनेल्स इन अ प्लांट दैट हैव अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर? The nucleus, the chloroplast, and the mitochondria. परफेक्ट। ओके, आर प्लांट्स हेटरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक? Autotrophic. Which means that they make their own food. Plants is the only kingdom, also plant like Protoctis, that make their own food. Baki sub feed on other organisms for food. Acha, do plants reproduce by asexual reproduction or sexual reproduction? Both. Both, bilkul sahi. And okay, let's look at this. I think that's it. Yeah, that's all of the features. Okay, so let's just quickly read this through. Plant are photosynthetic eukaryotic organisms. Multicellular होते हैं वो, क्लोरोप्लास्ट उनमें होता है, लार्ज परमानेंट वैक्यूल उनमें होता है, एंड वी लर्नड कि इस लार्ज परमानेंट वैक्यूल का मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। सेल वॉल का प्लांट का सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, एंड देन दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड asexually. Okay, let's do the same thing for Animalia. So could you tell me, let me go back to this slide. This slide right here. Okay. Could you tell me the cellular organization of animals? Unicellular होते हैं, multicellular या both? Multicellular. बिल्कुल. Any cellular features? मतलब I'll just ask you one by one. So सबसे पहले linear DNA या circular DNA? Linear DNA. Complexed with histone proteins or not complexed? Complex with histone proteins. बिल्कुल. 80S ribosomes, 70S or both? Both. Both. बिल्कुल सही. अच्छा, cell wall present or absent? Absent. Absent, बिल्कुल सही. Nucleus is made of a nuclear or is surrounded by a nuclear envelope or nucleoid region? Nuclear envelope. Nuclear envelope. Okay. Now, heterotrophic or autotrophic? Heterotrophic. Heterotrophic. Correct. Motile or immotile? Uh, I forgot the meaning of the word. As in, are they able to move or not move? Yeah, they can. They can. Mode of division? या Uh, reproduction? both sexual and asexual. बिल्कुल. And do they, उनके जो cells हैं, do they divide by mitosis, meiosis or both? Both. Both. Bilkul. So we already know all of the features from the last two kingdoms because that's the most popular two kingdoms, plants and animals. Perfect. So let's just quickly read through animals. Yeah. So they are multicellular organisms. उनमें हाँ, by the way, yes, they do not have any chloroplast because chloroplast plant cells को भी क्यों चाहिए था? Photosynthesis करने के लिए. And that's because plants wanted to make their own food. Animals do not make their own food. So there is no photosynthesis and hence there is no chloroplast. They are heterotrophic, motile, no cell wall, asexual or sexual reproduction, mitosis या meiosis से cells divide करते हैं. Now let's move on to the next topic, and this is the topic of viruses. Viruses बहुत ज़्यादा एक controversial topic है. Among biologists, it's a controversial topic because most biologists consider viruses to be non-living. But then some biologists are like कि viruses कुछ काम तो कर सकते हैं, मतलब वो कुछ प्रॉपर्टीज तो उनमें हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होती हैं. फॉर एग्जांपल, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनमें सेंसिटिविटी होती है, वो मूव कर सकते हैं, वो न्यूट्रिशन उनको दिया जा सकता है. सो बायोलॉजिस्ट आर लाइक, व्हाई डोंट वी कॉल देम लिविंग ऑर्गेनिजम्स? द प्रॉब्लम इज वायरसेस ये चारों फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कौन सी? न्यूट्रिशन, मूवमेंट, सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्शन, ये सिर्फ तभी कर सकता है इफ इट्स इनसाइड ऑफ अ होस्ट सेल. तो अगर तो एक वायरस होस्ट सेल के अंदर नहीं है, डज इट एक्ट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? No.
No, that's a problem, right? If it's not in a host cell, it's non-living. But if it comes inside of a host cell, it suddenly is a living organism. Now that's weird. So हमें या तो बताना है कि क्या वो living है या क्या वो non-living है. We can't just change based on the situation, right? तो फिर biologist ने decide किया कि we can call viruses as the borderline of living organisms. या the borderline of non-living organisms. So, for example, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी चीजें होती हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल फोन्स एयरपॉड्स लैपटॉप्स टीवी लैम्प्स ये सब चीजें हैं जो कि 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कर सकती which you would have studied in IGCSE. Movement, respiration, sensitivity, growth, reproduction, excretion, and nutrition. Mrs. Gren, have you heard this? Yes. या तो ये 7 फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स तो नहीं कर सकते वायरसेस इनमें से सिर्फ 4 ही कर सकते हैं बट ओनली व्हेन दे आर इन अ होस्ट सेल सो इट वुड नॉट बी राइट टू कॉल देम नॉन लिविंग इट वुड आल्सो नॉट बी राइट टू कॉल देम लिविंग सो वी कॉल देम कि ये इस वक्त बॉर्डर लाइन पर हैं ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है अब दूसरी चीज जैसे कि हम प्लांट को कह रहे थे कि वो मल्टी सेलुलर हैं यीस्ट यूनिसेलुलर है एनिमल्स मल्टी सेलुलर है viruses are acellular. Now that's weird. That's the first time we've heard that. The word a means lack of. या मतलब कि present ना होना. So when we say acellular, what do we mean? What is there a lack of? Lack of a nucleus? So what's the word after the letter A? Do you think of the word cells, for example? Yeah, yeah, lack of cells. लैक ऑफ सेल्स वायरसेस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच इज सबसे पहले तो ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सेकेंडली वो किसी सेल से बना हुआ ही नहीं होता इट्स नॉट यूनिसेलुलर इट्स नॉट मल्टी सेलुलर इनफैक्ट उसमें तो कोई सेल ही नहीं होता है इसीलिए हम उसे ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं दैट्स पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 अच्छा इसीलिए इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम सेल्स ऑर्गेनिजम्स वी जस्ट कॉल देम पार्टिकल्स अब देखते हैं कि इस वायरस के पार्टिकल के अंदर होता क्या है ये ऐसे पार्टिकल्स हैं विच आर मेड ऑफ 2 थिंग्स सबसे पहले तो एक न्यूक्लिक एसिड का कोर होगा नाउ द रीजन व्हाई आई यूज द वर्ड कोर इज बिकॉज न्यूक्लिक एसिड्स इस पार्टिकल के बिल्कुल बीच में होंगे सो फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू किसी भी एटम का कोर क्या होता है The nucleus? न्यूक्लियस नाउ व्हाई डिडंट यू से इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि कोर का मतलब होता है बीइंग राइट इन द सेंटर राइट डेड सेंटर बिल्कुल बीच में होना मिडिल में होना इसीलिए किसी भी एटम का कोर न्यूक्लियस होता है वायरस एक ऐसा पार्टिकल है जिसका कोर न्यूक्लिक एसिड है सो इट हैज अ न्यूक्लिक एसिड कोर सराउंडिंग दिस कोर इज अ प्रोटीन लेयर कौन से प्रोटीन्स कैप्सिड प्रोटीन्स सो द प्रोटीन लेयर इज कॉल्ड द कैप्सिड लेयर This protein layer is made of small protein molecules. और ये छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं कैप्सोमेयर्स कहते हैं सो फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इज वन कैप्सोमेयर अनदर कैप्सोमेयर एंड दीज आर सर्कल्स ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स वन कैप्सोमेयर मॉलिक्यूल बहुत सारे कैप्सोमेयर्स ज्वाइन होते हैं एक सर्कल बनाते हैं दिस एंटायर थिंग इज द कैप्सिड लेयर एंड दिस इज सराउंडिंग द न्यूक्लिक acid core. So you could just imagine this diagram whenever you think about the word viruses or whenever you think about their structure. Right. यहाँ तक कोई confusion? No, it's clear. Okay. Now जब हम viruses की बात करते हैं, right? There has to be some sort of a classification. जैसे अगर हम living organisms की बात करते थे, तो उसमें classification होती थी और हम उन्हें 3 domain 5 kingdom classification system में classify करते थे. Viruses to living organisms nahi hai. So we can't classify them based on that system. We use a different system. All of the viruses are classified on the basis of their nucleic acid core. अब ये कैसे? कुछ viruses के अंदर nucleic acid core DNA की बनी हुई होती है, कुछ में RNA की बनी हुई होती है, कुछ में DNA की होती है और वो DNA molecule is double stranded और कुछ में तो DNA molecule is single strand.
कुछ में आरएनए मॉलिक्यूल इज डबल स्ट्रैंडेड and कुछ में RNA molecule is single stranded. So do we have four categories of viruses right here based on their nucleic acid core? Could you repeat the question? So do we have four categories यहाँ पे हमें दिख रही हैं of viruses based on their nucleic acid core? Yes. Yes, and if you're confused what DS is, DS का मतलब होता है double stranded. So we just looked at virus के अंदर core किस किस्म का है, DNA है या RNA है. DNA है तो DS है या SS है, RNA है तो DS है या SS है, मतलब एक strand है या दो strand है. And depending on that, we just put them into one of these four categories. ये एक तरीका है जिससे वायरसेस को कैटेगराइज किया जा सकता है. अब एक और तरीका, और वो है नेकेड वायरसेस वर्सेस एनवेलप्ड वायरसेस. अब इसका मतलब क्या होता है? जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं, ओके फर्स्ट टेल मी दिस, इग्नोर दीस टू वर्ड्स राइट हियर. किसी भी वायरस में व्हाट आर द टू थिंग्स दैट यू आर ऑलवेज गोना फाइंड? The nucleic acid and the capsid layer. बिल्कुल सही, न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड लेयर, ये दो चीजें हर वायरस में होंगी. नेकेड वाले वायरस में भी होंगी, एनवेलप्ड वाले वायरस में भी होंगी. अब व्हाट्स द डिफरेंस? एनवेलप्ड वायरसेस में एक एक्स्ट्रा चीज होती है, और वो होता है एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर का एक एनवेलप. दिस इज व्हाई वी कॉल देम एनवेलप्ड वायरसेस. कि देयर इज नाउ फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास आ गई न्यूक्लिक एसिड की कोर, फिर उसके बाद बहुत सारे कैप्सोमियर्स ने ज्वाइन किया, और फिर ये बना दिया कैप्सिड लेयर. एंड देन सराउंडिंग दिस कैप्सिड लेयर इज आर फॉस्फोलिपिड बायलेयर. इस तरीके से. So you can just keep making this on and on and on, and this goes through the entire thing, और एक पूरा सर्कल बन जाता है, एक पूरा लेयर बन जाती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की. इसे कहते हैं एनवेलप वायरसेस. अब ये जो नेकेड वायरसेस हैं, इसमें कोई फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नहीं एग्जिस्ट करेगी, ओनली कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड. So this is one more thing that you should remember. अब if you're confused on this, कि ये तो दो तरीके हो गए राइट, विद द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन क्लासिफाई वायरसेस. मतलब या तो उनकी न्यूक्लिक एसिड को देख के, या ये देख के कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है या नहीं. बट isn't that weird? Two different ways to classify the same thing. Actually, it's not really weird. Carbohydrates में, do you remember AS biology में you made two tables, कि एक टेबल में you have the trio sugar, the pentose sugar, hexose sugar, and then एक जगह you have disaccharide, monosaccharide, polysaccharide. Yeah. Yeah, so in this table हमने क्या किया, सारे carbohydrates को divide किया on the basis of the number of carbon atoms. Triose मतलब 3 carbon atoms, pentose मतलब 5 carbon atoms, hexose मतलब 6. और इसमें हमने सारे कार्बोहाइड्रेट्स को इस बार डिवाइड किया, नॉट बाय लुकिंग एट द कार्बन एटम्स, बट बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स. मोनोसैकेराइड एक शुगर मॉलिक्यूल, डाइसैकेराइड दो शुगर मॉलिक्यूल्स, पॉलीसैकेराइड मोर देन टू शुगर मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर. तो इट्स द सेम थिंग, जस्ट बीइंग डिवाइडेड डिफरेंटली और क्लासिफाइड डिफरेंटली. अच्छा, now, why do we call them non-living? Because उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, एंड प्रोटोप्लाज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. व्हाट्स प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस द न्यूक्लियस. दिस इज इन योर बुक चैप्टर 1 के अंदर, बिल्कुल शुरू में सिलेबस के. दे ओनली यूज दिस वर्ड वंस इन योर एंटायर सिलेबस, प्रोटोप्लाज्म का. सो दैट्स जस्ट साइटोप्लाज्म प्लस द न्यूक्लियस. तो क्योंकि वायरसेस में कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता जो कि होना चाहिए, इफ वी हैव टू कॉल इट लिविंग, वो नहीं होता. वो मेटाबॉलिज्म भी नहीं करते, मतलब मेटाबोलाइज भी नहीं करते, रेस्पिरेशन भी नहीं करते. इन तीन बीजों रीजंस की वजह से हम कहते हैं कि वो नॉन लिविंग. Okay, so let's read this. Viruses are particles made up of proteins and nucleic acids. There are different ways of classifying viruses, two of which are either classifying them based on the nucleic acid core or classifying them based on the fact कि phospholipid bilayer है या नहीं. किसी भी नेकेड वायरस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सिर्फ कैप्सिड लेयर होगा, एंड फिर न्यूक्लिक एसिड का कोर होगा. Nucleic acid का core could be one of these four choices: single-stranded DNA, double-stranded DNA, single-stranded RNA, and double-stranded RNA virus. Enveloped viruses are the exact same thing as a naked virus, सिर्फ एक extra चीज
फॉस्फोलिपिड बायलेयर उसमें प्रेजेंट होती है, जो हम नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन्स में देखते हैं, राइट? इट्स द सेम एग्जैक्ट फॉस्फोलिपिड बायलेयर। एंड जो हमने शुरू में बात की थी, viruses are not classified using this classification because, could you tell me this? ये क्लासिफिकेशन किन के लिए यूज होती है? लिविंग ऑब्जेक्ट्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स या वायरसेस? Living organisms. बिल्कुल। सो क्योंकि वायरसेस लिविंग नहीं होते तो हम इसमें यूज नहीं करते। Many scientists believe that viruses are the borderline between living and non-living. A virus can only survive within the host cell by taking over the protein machinery of the host cell. ये सारे points याद करने के नहीं हैं. You just need to read through these points. You already know these points. Just need to keep read through it. So viruses are not classified as living क्योंकि जो हमने अभी यहाँ पे बात की, this thing, we're just seeing it again, because they don't have a protoplasm, they don't respire, and कोई metabolize वो नहीं करते. So that was all about the classification. So if I can go back to the first slide of this chapter, right here, we are done with this part. Classification अब हमने complete कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं about conservation and biodiversity. So any confusions from classification? No, it's clear. ओके। क्लासिफिकेशन बेसिकली आई नो, आई कैन फील इट कि ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि इट्स जस्ट लाइक मेमोराइजिंग थिंग्स, राइट? कि यहाँ पे काइटिन की सेल वॉल होगी, यहाँ पे ईथर लिंकेजेस होगी, यहाँ पे एस्टर होगी। इट्स जस्ट रटिफिकेशन, इट्स दैट्स बेसिकली इट। दिस इज वेयर द चैप्टर गेट्स अ बिट इंटरेस्टिंग व्हेन वी टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है टॉकिंग अबाउट endangerment and extinction. नाउ एक्सटिंक्शन तो हमें सबको पता है क्या होती है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि किसी भी एनिमल की स्पीशीज का खत्म हो जाना फ्रॉम द फेस ऑफ दिस प्लैनेट। तो इफ यू हैव लेट्स से 10 organisms belonging to the same species, all 10 of these organisms are dead. So if all 10 of these organisms are dead, can the species be further carried forward to the next generation? No, it can't. इट कांट। तो मतलब स्पीशीज जो है वो लूज हो जाती है ओवर अ पर्टिकुलर जनरेशन। उसके कोई ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देयर आर नो ऑर्गेनिजम्स इन द स्पीशीज टू प्रोड्यूस दैट ऑफस्प्रिंग्स। सारे ऑर्गेनिजम्स खत्म हो चुके हैं। बट कुड यू टेल मी व्हाट्स एंडेंजरमेंट? It's like when the organisms are present, but there's a risk of extinction, like they're very less in number. बिल्कुल सही, परफेक्ट। देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, दैट्स द मेन थिंग राइट हियर। ऐसे स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स जो इस रिस्क पर हैं कि वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। पूरी की पूरी स्पीशीज लूज हो सकती है। So when we talk about endangered species, there are two types of endangered species. The first one is just normal called endangered, and जो दूसरा है that is called critically endangered. तो अभी हम इनमें फर्क देखते हैं। endangered species वो species हैं जिनमें organisms का नंबर इतना कम होता है कि वो नॉर्मल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन के जरिए मेंटेन नहीं किया जा सकता। सो फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक अ पर्टिकुलर स्पीशीज, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पैंडास की स्पीशीज। अब pandas, especially the white and the black pandas, they are at a risk of extinction. And you said correctly कि जो species extinction की risk पर होते हैं, अभी तक extinct नहीं हुए भी होते, उनको endangered species कहते हैं। अब क्या इस वक्त, राइट नाउ एट दिस मोमेंट, पांडास की अमाउंट इतनी है कि क्या वो नॉर्मल रिप्रोडक्शन मेथड्स के जरिए अपना नंबर मेंटेन कर सकेंगे? No. नो। नॉर्मल रिप्रोडक्शन मेथड्स का मतलब कि ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें कुछ शामिल नहीं है, कि पर्पसली पैंडास को आपस में ब्रीड करवाना, ह्यूमंस अगर ये काम करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी जस्ट लीव पैंडास ऑन देयर ओन कि वो नॉर्मल तरीके से रिप्रोडक्शन करें। एंड क्या ये नॉर्मल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इनका करंट नंबर मेंटेन कर सकता है? अगर तो नहीं कर सकता तो इन्हें इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। सो इंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसी स्पीशीज हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म का नंबर इतना कम है कि वो मेंटेन नहीं किया जा सकता बाय नॉर्मल रेट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो इफ पैंडास इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज, 10 साल बाद पैंडास की अमाउंट जो अभी है उससे लेस हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी।
क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन से वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या होता है? सी द वर्ड critically, that's the extra word here. Critically endangered मतलब number of organisms of that species fall below 10% of their original population. Let's say कि koala bears is a species that is इस वक्त critically endangered. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि when koala bears came into existence वो अपनी पीक पर 10,000 थे, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ 960 रह गए। इज दिस वैल्यू 10% बिलो दिस वैल्यू? Yes. तो इसका मतलब कि इफ यू टेक द ओरिजिनल पॉपुलेशन एंड यू टेक द 10% ऑफ दिस, व्हाट्स 10% ऑफ 10,000? 1,000? 1,000. So you took the 10% of the current value, which is 1,000. If your current number of organisms is lesser than this 1,000, इसका मतलब that that species is critically endangered. So in this case, if it's 960, 960 is less than 1,000. तो ये critically endangered species है. So ऐसे organisms जिनके number have fallen below 10% of their original population. ये तो हैं ऐसी species जो अभी तक extinct नहीं हुई है। लेकिन फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज की डेफिनेशन क्या है, विच यू सेड कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर स्पीशीज के जो कि मौजूद ही नहीं है कहीं भी, अपने नेचुरल हैबिटेट में भी नहीं है, आर्टिफिशियल हैबिटेट जो ह्यूमंस ने उनके लिए बनाए थे उसमें भी नहीं है। इट्स जस्ट सिंपल, दे डोंट एग्जिस्ट, दैट्स इट, दैट्स व्हाई दे आर एक्सटिंक्ट। So this is easier, but this is a bit difficult to understand the difference between both of them. So if you get this, we can just move on. So any confusion from these two? No, it's clear. Okay. Again, let's just quickly read this, whatever we talked about. Species are said to be endangered if the numbers are so low कि वो normal reproduction के rate से maintain नहीं किए जा सकते और वो खतरे में है। किस चीज़ का खतरा है? Extinct होने का खतरा है। Species are said to be critically endangered अगर उनके current numbers उनकी original population के 10% से भी नीचे आ चुके हैं। So species are said to be extinct अगर कोई organisms नहीं होते artificial और natural habitats के अंदर। Now, very very popular biodiversity का question, बहुत popular है ये। Describe the reasons for the endangerment or extinction of species. मतलब कि humans ने या environment ने ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से species endangered हो गई और उसके बाद डायरेक्ट extinct भी हो गई, या अगर अभी तक extinct नहीं हुई हैं तो why are they still endangered? You need to remember at least, I would say, four of these reasons out of seven. You could pick any one you like, the one which is easier to remember. सबसे पहले habitat loss. Number two, climate change. Number three, pollution. Number four, over exploitation of unsustainable use of resources. Number five, diseases, food shortages, invasion by alien species. तो अभी हमने सिर्फ रीड थ्रू किया है सारे फैक्टर्स को, अभी हम एक एक फैक्टर को देखते हैं। तो सबसे पहले हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजंस फॉर एंडेंजरमेंट। अब इसका मतलब क्या? जब ह्यूमन की इंटरफेरेंस आती है, जब ह्यूमंस डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जब ह्यूमंस जानबूझ के लैंड को रिक्लेम करते हैं, उसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स इस लैंड पे पहले रह रहे थे, क्या उनकी हैबिटेट अब लूज हो चुकी है? Yes. इसका मतलब देयर इज अ हैबिटेट लॉस दैट हैज अकर्ड। जब किसी ऑर्गेनिज्म से उसका हम घर ही छीन लेते हैं, that would obviously mean that that organism would not be able to survive. और अगर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा तो वो स्पीशीज बिल्कुल इंडेंजर्ड बन जाएगी। नाउ, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। व्हाट्स रिक्लेमेशन ऑफ लैंड? उसका मतलब ये होता है कि ह्यूमंस प्रोसेसेस को यूज करते हैं, और जो लैंड इस वक्त वाटर से ऑक्यूपाइड है
वो जानबूझ के पानी की जो वेव्स होती हैं उनको पीछे पुश करने की कोशिश करते हैं। हैव यू एवर सीन दैट कि ह्यूमंस ट्राई टू बिल्ड अप अ वॉल कि ऑन द बीच फॉर एग्जांपल? Yeah. वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, वो इसलिए वॉल बिल्ड करते हैं ताकि पानी और आगे ना आ सके। जब पानी और आगे नहीं आएगा तो अब वो जो लैंड थी फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि दिस इज द इंटायर बीच। अब पानी जो है उसकी जो वेव्स थी वो यहाँ ये पूरी जगह पर आ रही थी। ह्यूमंस ने क्या किया, यहाँ पे एक वॉल बना दी। जब वो यहाँ पे एक वॉल बना देंगे, अब ये पानी की वेव्स, पानी की लहरें अब सिर्फ यहाँ तक आएंगी एंड दे वुड नॉट बी एबल टू ऑब्वियसली क्रॉस दिस वॉल। इससे क्या होगा, ये लैंड अब ह्यूमंस ने रिक्लेम कर ली। रिक्लेम का मतलब है कि पहले उस पे वाटर फ्लो कर रहा था, अब उस पे वाटर फ्लो नहीं कर रहा, तो अब वो इस पे बिल्डिंग्स बनाएंगे, उस पे फैक्ट्रीज खोलेंगे इस हिस्से की लैंड पे, एंड वो कुछ भी करेंगे। एंड हाउ डू दे डू दैट? दे रिक्लेम्ड द लैंड फ्रॉम द वाटर। सो इस किस्म के प्रोसेसेस करके, लैंड रिक्लेमेशन, डिफॉरेस्टेशन, ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस हार्म द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि एक स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म से हमने उनका घर छीन लिया, दैट मींस इट्स गोना बी वेरी वेरी टफ फॉर देम टू बी एबल टू सर्वाइव, एंड दैट्स गोना लीड टू एंडेंजरमेंट ऑफ दैट स्पीशीज। अच्छा, अब दूसरे फैक्टर पे आते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस। एक बहुत ज्यादा पॉपुलर क्लाइमेट चेंज हमें पता है जो कि बहुत नुकसानदेह भी है, दैट्स ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हो गई, वोल्केनिक इरप्शंस हो गई, अर्थक्वेक्स हो गए, टोर्नेडोज हो गए, ये सारी क्लाइमेट की जो चेंजेस होती हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस, उनकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम बहुत सारी स्पीशीज वो अफेक्ट हो जाते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, एंड दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग एग्जांपल, सो मे बी यू दिस एग्जांपल जस्ट स्टिक्स इन योर हेड एंड यू कुड जस्ट रिमेंबर क्लाइमेट चेंज का एक फैक्टर फ्रॉम ये एग्जांपल। जो समंदर होता है, जो सी होती है, उसके अंदर देर इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सी के अंदर देर इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले इज कोरल रीफ्स। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दिस, जस्ट गिव मी 1 second. Let's see. Yes. Yeah. So look at this. Coral reefs. कोरल रीफ्स और एल्गे के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फायदा उठा रहा है, एज इन बोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर, बेसिकली फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, दैट्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे वो दो फ्रेंड्स कौन है? रीफ, कोरल रीफ्स एंड एल्गे। अब ये रिलेशनशिप काम कैसे करता है? होता ये है कि एल्गे जो है वो कोरल रीफ्स के ऊपर ग्रो करते हैं, और जब ये कोरल रीफ्स के ऊपर ग्रो करते हैं, कोरल रीफ्स इन एल्गे को न्यूट्रिशन देता है। सो कोरल रीफ्स ने एल्गे को न्यूट्रिशन दिया, ये था एल्गे का फायदा। एल्गे सामने से कोरल रीफ्स को कलर देता है। सो द एल्गे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर टू द कोरल्स, और कलर के साथ मिनरल आयंस भी देता है। सो यू हैव दिस कोरल रीफ, you have the algae going on top of it. So this is algae, this is coral reef. कोरल रीफ क्या करेगा कि अब ये न्यूट्रिशन देगा एल्गे को। एल्गे क्या करेगा? कोरल रीफ को नंबर वन मिनरल आयंस देगा और कलर देगा। अब जब एल्गे को हटा दिया जाए इस कोरल रीफ के ऊपर से, क्या ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप खत्म हो जाए? Yes. एंड अब एल्गे को हटाए कैसे? सिंपल, ग्लोबल वार्मिंग के जरिए। दैट्स रियली बैड, राइट? इफ अ क्लाइमेटिक चेंज occurs, इफ ग्लोबल वार्मिंग occurs, एल्गे इस कोरल रीफ्स में से हट जाएगा। रिलेशनशिप ही हमने खत्म कर दी। अब ना तो कोरल रीफ को एल्गे में से खाना मिलेगा, ना ही एल्गे कोरल रीफ्स को कलर और मिनरल आयंस दे सकेगी। So this is actually what climate change does. So that's a basic example which you could remember. Now, factor number 3, pollution. Pollution तो हमें पता है
इट हैज हैड अ मेजर इम्पैक्ट, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारी स्पीशीज इंडेंजर्ड हो गई हैं। अब चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, जिस भी पोल्यूशन के जरिए हो, स्पीशीज की इंडेंजरमेंट तो हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जब फैक्ट्रीज ऑक्साइड्स एमिट करती हैं, किसके ऑक्साइड्स? नाइट्रोजन के, कार्बन मोनोऑक्साइड के, सल्फर के, इसके जरिए एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग होती है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? Yeah, I think ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती क्या है वैसे? एनी आइडिया? I think it's like when the carbon monoxide gets like built up in the blood, I think. नॉट रियली इन द ब्लड, समवॉट इन द ब्लड, लेकिन मोस्टली इन द लंग्स। तो जैसे फूड पॉइजनिंग होती है, वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी होती है। सो व्हेन देयर आर लार्ज स्टोर्स, व्हेन देयर इज अ लार्ज बिल्ड अप ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो फिर पॉइजनिंग हो जाती है एंड दैट कुड लीड टू डेथ। उसी तरीके से सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, वो एसिड रेन में डेवलप हो सकते हैं। तो इन चीजों से स्पीशीज की एंडेंजरमेंट होती है। सो यू कुड जस्ट रिमेंबर वन एग्जांपल, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या एसिड रेन या ग्लोबल वार्मिंग, इन तीनों में से कोई भी एक दैट वुड वर्क। अच्छा, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पोल्यूशन, अब इसका मतलब क्या? फैक्ट्रीज, स्पेशली दोज फैक्ट्रीज जो कि प्लास्टिक को सिंथेसाइज करती हैं, अब वो क्या करते हैं? वो रिलीज करते हैं हार्मफुल केमिकल्स एटमॉस्फेयर के अंदर, सच एज पीसीबीज। अगेन, नो नीड टू रिमेंबर द नेम, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ये बेसिक चीज जो हम पूरे इंटायर स्कूल लाइफ में यू वुड हैव बीन लर्निंग दिस, राइट? सॉरी, यू वुड हैव बीन लर्निंग दिस ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स में, जियोग्राफी में, कि हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं बाय फैक्ट्रीज। इसकी वजह से फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, इम्यून सिस्टम वीकन हो जाता है बर्ड्स में और मैमल्स में। किसकी वजह से? बाय द केमिकल्स जो ये इंडस्ट्रीज रिलीज करती हैं। इफ दे वांटेड, वो इन केमिकल्स को अच्छे तरीके से भी डिपॉजिट कर सकते थे लैंडफिल्स के अंदर, या इनको डिस्ट्रॉय कर सकते थे केमिकल्स को, लेकिन बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट द इन्वायरमेंट, वो बस उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। अच्छा, मरीन पोल्यूशन, या यू कुड कॉल दिस वाटर पोल्यूशन। ये उस तरीके की पोल्यूशन है जिसके जरिए मरीन एनिमल्स की डेथ होती है। एंड हाउ डज दिस हैपन? व्हेन पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बैग्स आर पुट इनटू द सी, जेलीफिश जो होते हैं वो अज्यूम करते हैं कि अच्छा ये तो हमारे खाने की चीज है, तो प्लास्टिक बैग्स को ये जेलीफिश और टर्टल्स खा लेते हैं। और कभी कभार तो ये भी होता है कि जेलीफिश इन प्लास्टिक बैग्स को अज्यूम करते हैं कि टर्टल्स ही हैं, तो इनको टर्टल समझ के इन बैग्स को वो खा लेते हैं। अब बैग्स बना हुआ होता है माइक्रो प्लास्टिक से, जब ये जेलीफिश की बॉडी के अंदर जाएगा, तो उसकी वजह से जेलीफिश की डेथ भी हो जाएगी। एक और भी एग्जाम्पल होता है, कभी कभार प्लास्टिक बैग्स के अंदर कुछ एनिमल्स फंस जाते हैं। सो यू माइट हैव हर्ड दिस, अ जेलीफिश इज नॉर्मली स्विमिंग इन द ओशन, और फिर एक प्लास्टिक बैग के अंदर जाके वो ट्रैप हो गया। अब वो जेलीफिश निकल नहीं पा रहा प्लास्टिक बैग में से। इसकी वजह से जब ये बहुत ज्यादा देर तक होता है, इवेंचुअली जेलीफिश की डेथ हो जाती है। सो दैट्स बेसिकली मरीन पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एंड डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अच्छा, so that's, एक second, we're done with this, and then we're done with this too. Now let's talk about over exploitation of unsustainable use of resources. Could you think of any examples इसमें से, कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि ह्यूमंस को पता है कि उनको वापस नहीं मिलने वाले, इट्स ओनली फॉर वंस, इट्स अनसस्टेनेबल, ऐसे रिसोर्सेज को हद से ज्यादा एक्सप्लॉइट करना? Overfishing. ओवरफिशिंग, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, ओवरफिशिंग। सो यहाँ पे लेट मी गो टू दिस, ओवरफिशिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि फिशिंग एक अनसस्टेनेबल रिसोर्स है। वो तो सही है कि ऑर्गेनिजम्स मरीन में जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते जाते हैं, लेकिन जब फिशिंग एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो फिर मरीन ऑर्गेनिजम्स भी उससे अफेक्ट होते हैं। इफ ओवर फिशिंग की जाए, तो फिर ऑर्गेनिजम्स को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। एंड दिस इज व्हाई, इंटरेस्टिंगली,
कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में, हैव यू हर्ड ऑफ दिस, कि कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में थ्रू आउट द इंटायर 12 मंथ्स कुछ ब्रीडिंग पीरियड, कुछ फिशिंग के पीरियड्स इलीगल होते हैं? Yeah, Yeah, and why does the government do that? The reason they do that is because वो periods उन गवर्नमेंट को पता है कि वो टाइम होता है जिसमें ये पर्टिकुलर फिश इस वक्त ब्रीडिंग की प्रोसेस में होगी। अगर हम उस फिश को ही निकाल देंगे तो फिर वो ब्रीड कैसे करेगी अपने ब्रीडिंग पीरियड के वक्त? सो दिस इज व्हाई फिशरमैन आर नॉट अलाउड टू फाइंड फिश और लुक फॉर फिशेस ड्यूरिंग दीज ब्रीडिंग पीरियड्स, और वो उसको इलीगल बनाया जाता है। ओके, एंड अनदर एग्जांपल इज कटिंग ऑफ वैल्यूएबल ट्रीज। ऐसी ट्रीज जो कोई रिस्पॉन्सिबल थे हमें मेडिसिनल देने के लिए, मेडिसिनल ड्रग्स देने के लिए, ऐसी रिसोर्सेज को ही हमने कट डाउन कर दिया सिर्फ एक टेम्पररी फायदे के लिए, कि थोड़ी सी जगह मिल गई, थोड़ा सा वुड मिल गया। इस छोटे से फायदे के लिए हमने इतना बड़ा नुकसान होने दिया। दैट्स एन अनसस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज जिसकी ओवर एक्सप्लॉइटेशन की गई है। ट्रीज को कट तो वैसे करना ही नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत कट करना भी लिमिट में होता है। हम एक्सप्लॉइट करते हैं, सो वी जस्ट ओवर एक्सप्लॉइट। अगेन दैट मीन्स कि इंडेंजरमेंट स्पीशीज की होगी। फूड शॉर्टेज इज अनदर फैक्टर। जब फूड शॉर्टेज होगी, व्हाट डू यू थिंक, इज द फूड चेन गोना बी अफेक्टेड? yes, it will. सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, insects are eaten by owls, foxes eat owls, animals or lions eat foxes. You would have learned this in year 8 or year 9, food chain या food webs. अब अगर ये owls, let's assume कि वो extinct हो जाते हैं, foxes के बाद अब कुछ खाने को नहीं है। If foxes do not have anything to eat, even they're gonna be extinct. And if lions don't have anything to eat, even they are gonna be extinct. So this is a chain effect. जब फूड की शॉर्टेज होती है तो फिर फूड वेब और फूड चेन में बहुत ज्यादा एक डिसरप्शन पैदा हो जाती है। एंड द लास्ट थिंग इज डिजीजेस। कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ डिजीज फैल जाते हैं, फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शंस, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्मॉल टाइम पीरियड में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डाई ऑफ कर जाते हैं, एंड दैट बेसिकली लीड्स टू दैट पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बीइंग endangered or being extinct. Okay, so we talked about overexploitation, diseases, and food shortages. अब ये जो आखिरी पॉइंट है, आई डोंट वांट टू स्टार्ट दिस पॉइंट राइट नाउ, क्योंकि इफ यू वर टू आस्क कि इन फैक्टर्स में से सबसे जरूरी कौन सा है, इट्स गोना बी दिस वन, व्हिच इज व्हाई आई पुट अ बॉक्स ऑन इट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड इसलिए इसको हम सुकून से अगली क्लास में देखेंगे। सो व्हेन यू आर रिमेंबरिंग फोर फैक्टर्स, जस्ट मेक श्योर दिस इज वन ऑफ देम। और फिर बाकी तीन कोई भी, लेट्स से कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, या फूड शॉर्टेज है, या डिजीज है, या पोल्यूशन है, या हैबिटेट लॉस है, या क्लाइमेट चेंज। सो any confusions from today? Classification, you said you had none. What about endangerment, critically endangered, anything? Yeah, it's clear. All right, perfect. So could you give us summary of what we did today? Right, so basically at the start we discussed about the features of fungi and the features of the kingdom Plantae and the kingdom Animalia. And Mhm. then basically we discussed about, we were discussing about biodiversity, and basically over here we learned about the causes of extinction, which include the loss of habitat, disease, food shortages, or the invasion of the invasion of invasion of habitat by alien species, or climate change and food shortages. So basically the loss of habitat, it can basically be because of the deforestation, and then overhunting, like overfishing, like basically using the resources more than we need to. So like it could be because of overfishing, and then it could be because of the climate change. And we learned about the coral reef and algae, the symbiotic relationship between them. And then basically the food shortages, which could be basically that if there's a food shortage, so it disrupts the whole food web or the whole food chain. Yeah, and it could be because like a whole so a species is affected because of a particular disease that's spread in the area. बिल्कुल सही, perfect. So you listed down all of the factors and then the three kingdoms, in fact, which we talked about.
Right. So that would be it for today. Ugly class would be on Saturday. I'll inform you on Friday or early morning Saturday ki when's going to be the class. Right. Yeah, okay. All right. Thank you. Thank Lafis. you, Allah Hafiz.